गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हो? देखो, इलेक्ट्रिकल का एक नया बैच स्टार्ट होएगा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर होने वाला है, और अपने 2-3 दिनों तक उसके डेमो क्लासेस लगाने वाले हैं। और जो भी बच्चे आगे जो भी टेक्निकल की भर्ती है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, आईआईटी और डिप्लोमा के कैंडिडेट इस कोर्स को ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नीचे लिंक दिया गया है आपको। तो काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा इसके अंदर। तो आप लोग 2 से 3, 4, 5 जो क्लासेस अपनी जो लगेगी उसके अंदर आप लोग ये देख सकते हो। तो सेशन को पूरा एंजॉय करना, जो भी आपके डाउट है वो आप लोग जरूर शेयर करना, ताकि आपको कोई भी जो आगे एग्जाम होगा उसमें किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना रहे। मतलब मेन टारगेट अपना यही रहेगा कि जो भी एग्जाम के अंदर आपसे जो कुछ भी पूछा जा सकता है उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना जरूरी है। तो सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जो भी करना है आपको। तो सबसे पहले चीज देखिए, आज का अपना देखो इलेक्ट्रिकल का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। एक चीज मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिकल जो होती है वो आपके 5 पार्ट में चलती है। अगर अपने बात करें तो एक तो देखो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहली चीज तो ध्यान में रखना, एक तो इसके अंदर होता है बेसिक, जिसके अंदर आपका वायरिंग, अर्थिंग, 3 फेज, सिंगल फेज, ठीक है, जितनी भी जो टॉपिक है वो सारे आ जाते हैं। लमसम काफी ज्यादा जो पार्ट है आपका बेसिक का ही रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में इसमें आता है मशीन। आपकी इसके अंदर 7 मशीनें रहेगी, एक इसमें वाइंडिंग का पार्ट रहेगा और दूसरा इसके अंदर रहेगा कन्वर्टर का पार्ट, ठीक है। ये भी मशीन का ही पार्ट है। इसके बाद में आपका आता है मेजरमेंट, यानी कि जितना भी जो मीटर जो होता है वो सारा का सारा पार्ट इसमें आएगा। इसके बाद में जो अभी पावर सिस्टम जो होगा वो आएगा। जितनी भी जो आपकी भर्ती आती है इसी के जो 3 पार्ट होते हैं, उत्पादन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वहां इन 3 पार्ट के अंदर आपकी अलग अलग जो है डिपार्टमेंट के अंदर भर्तियां आती है। इसके बाद में देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो एक इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का भी क्या रहता है, पार्ट रहता है। एएलपी का ऑफलाइन बैच स्टार्ट है, आप लोग इसको कर सकते हो, जो भी बच्चा इसको लेना चाहता है। तो आज अपने बात करेंगे यहाँ पर बेसिक के बारे में, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करने वाले। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला अपने पार्ट पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे बेसिक। और बेसिक के अंदर अपने देखो क्या क्या चीजें पढ़ने वाले। ये इससे पहले एक चीज देखते हैं, अपने पहले बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब होगा कि परमाणु, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जितने भी आप लोग आगे इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हो सारे के सारे एटम होते हैं। और एटम की अगर अपने बात करें तो एटम के बारे में सबसे पहले जो किसने बताया था, इसके कौन कौन से मौलिक कण होंगे, तो इन सब के बारे में डिस्कशन करने हैं। तो यानी कि आपका जो पहला जो पार्ट रहेगा या पहला जो चैप्टर जिसका नाम होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो अगर किसी को ऑनलाइन लेना है, पहले तो आप डेमो जरूर देखना, और डेमो देखने के बाद ही आप लोग जो आगे जाओगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद में एक अपने पास आता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। पहले मैं 2-3 टॉपिक बता देता हूं जो मैं डेमो में करवाने वाला हूं। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आ जाएगा, एक इसके अंदर आएगा डीसी थ्योरी। जो शुरू के जो मैं 3 टॉपिक है वो आपको यहां करवाने वाला हूं, ठीक है। तो आज हमने बात करेंगे इसके अंदर, देखो सबसे पहले अपने बात करेंगे यहाँ पर
परमाणु संरचना के बारे में बात करेंगे और परमाणु संरचना के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है, जितने भी जहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे उन सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपने बात करेंगे परमाणु संरचना। सबसे पहले चीज अपने बात करेंगे पदार्थ के बारे में। देखो हालांकि देखो यहां से सवाल नहीं आते इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन के अंदर कि पदार्थ क्या होता है, द्रव क्या होगा, ठोस क्या होगा, लेकिन आपको बेसिक जानकारी जरूरी है क्योंकि इसके आगे का जो पार्ट अपने पढ़ने वाले हैं वो इसी से रिलेट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर जो आएगा, एक आता है अपने पास ठोस, एक आएगा द्रव और एक आता है गैस। और पदार्थ की अपने बात करें तो कोई भी जो स्थान को ग्रहण करेगा वो मटेरियल कहलाता है। और मटेरियल तीन प्रकार के होंगे, या तो होगा ठोस होगा, या द्रव होगा, या क्या होगा, गैस होगा। अगर अपने बात करें देखो तीन चीजें आएगी, एक इसके अंदर आएगा आयतन, एक इसके अंदर आएगा भार या द्रव्यमान, और तीसरा जो इसका आएगा इसका आकार। अगर आपने देखा होगा ईंट देखी होगी, ईंट एक ठोस है, ठोस के अंदर देखो आकार, उसका आयतन और द्रव्यमान सारी चीजें निश्चित होती है। और आयतन आपको पता होगा ईंट एक घनाभ होता है, तो आप लोग लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई वहां से इसका निकाल सकते हो। ठीक है, स्केल टेस्ट के बारे में भी बता देंगे। अब देखो इसका ये तीनों चीजों की अगर मैं बात करूं तो इन तीनों चीजों के अंदर एक चीज दिखाई दे रही होगी आपको कि इसके अंदर आपका जो आयतन होगा वो भी फिक्स होता है, ये भी निश्चित होगा, ये भी निश्चित होगा। और इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पास पत्थर हो गया, ईंट होगी, तो ये सारे सारे इसी के एग्जांपल है। दूसरा इसके अंदर आता है द्रव, लिक्विड। देखो आपने पानी पिया होगा, पानी जैसे मान लीजिए आपने दुकान पर गए, दुकान पर आपने 1 लीटर पानी लिया, पानी यानी कि उसका आयतन कितना, 1 लीटर। और या आपने घी देखा होगा, घी भी लीटर के अंदर लिया जाता है और उसका आयतन अगर आपसे बात पूछ रहे हैं तो 1 लीटर होगा। लेकिन जब आप लोग देखते हो उसके ऊपर लिखा होता है 900 ग्राम या 905 ग्राम, ऐसे कुछ लिखा होता है, इसका मतलब उसका द्रव्यमान फिक्स है, लेकिन उसका साइज फिक्स नहीं होता। अगर आपने उसको गिलास में डाला तो गिलास की शेप ले लेगा, जग में डाला तो जग की शेप ले लेगा। इसका मतलब यह है कि इसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, द्रव्यमान निश्चित होगा, लेकिन इसका आकार जो होता है वो फिक्स कभी नहीं होता। तीसरा अगर मैं गैस के बारे में बात करूं तो आपने देखा होगा गुब्बारों के अंदर गैस भरी जाती है, या अपने घरों में सिलेंडर लाते हैं वो गैस भरी होती है। सिलेंडर के ऊपर लिखा होता है 14.2 kg, या कुछ बड़ा सिलेंडर होगा तो उसके ऊपर कुछ और लिखा होगा। वो इसका क्या भार है, इसका मतलब इसका भार क्या फिक्स है, यानी कि इसका द्रव्यमान या भार क्या फिक्स है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो आकार जो होगा, आकार इसका कभी फिक्स नहीं होता। ठीक है, क्योंकि अगर आपने काम किया गया है कि इसको खुले में छोड़ देंगे तो गैस फैलने का काम करती है, तो इसका आकार फिक्स नहीं होता और नहीं इसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान में रखना, इसका केवल एक ही चीज डिसाइडेबल है, जो है कि इसका वेट यानी कि इसका द्रव्यमान फिक्स होता है। तो यहां से तीन चीजें आपके पास, ठोस क्या होगा, द्रव क्या होगा और गैस कौन सी होगी। तो ये तो था, इसके अंदर ठोस क्या होगा, द्रव क्या होगा, गैस होगा। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट चलेगा जिसके अंदर अपने बात करेंगे यहाँ पर परमाणु के बारे में। ठीक है, देखो अभी मैंने एक चीज बताई थी कि परमाणु जो होता है, आपने देखा होगा कि सोना तांबा चांदी जो आवर्त सारणी अगर आप लोग देखोगे तो वो सारे ही सारे परमाणु है, और हर परमाणु के अंदर तीन चीजें होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस परमाणु के मौलिक कण, डेफिनेशन पर बात अभी नहीं करेंगे, डेफिनेशन पर बात थोड़ी देर में करेंगे। तो इसके मौलिक कण की अगर मैं बात करूं तो इसके मौलिक कण जो होंगे वो तीन होंगे। कौन कौन से होंगे, एक कण का नाम होगा इलेक्ट्रॉन, एक कण का नाम होगा प्रोटॉन, और एक कण का नाम होगा न्यूट्रॉन। देखो यहाँ कुछ चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, कुछ चीजें मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, क्लास को पूरा देखना आप लोग, और आज इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूंगा। परमाणु, देखो परमाणु के बारे में बहुत से लोगों ने अलग अलग अवधारणा दी। अगर आपने 12th के अंदर पढ़ा होगा तो निल्स बोर ने अलग बताया था, जॉन डोल्टन ने बताया था, इसलिए इसके अलावा बैरसी कनाड ने भी बताया था। तो परमाणु के बारे में बताया था कि परमाणु किसी भी तत्व का छोटे से छोटा कण होता है, उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, और परमाणु का साइज बहुत छोटा होता है, यानी कि 10 की पावर -10 इसका मीटर के अंदर व्यास होता है। तो परमाणु जो होगा किसी भी पदार्थ का क्या सबसे छोटा कण होता है। यानी कि अगर मैं परमाणु के बारे में बात करूं
तो ये ध्यान में रखना क्या होगा कि सबसे छोटा कण है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान में रखना कि परमाणु की जो खोज अगर आपसे पूछ ले तो किसने की थी, या जिसने सिद्धांत दिया था वो था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो था उन्होंने इसके बारे में बताया। और परमाणु का जो मौलिक कण जो होते हैं वो 3 होंगे, और एक इसके अंदर ध्यान में रखना इसका जो आकार जो होगा वो ध्यान में रखोगे 10⁻⁻10, जो पेपर की दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परमाणु क्या होगा कि ये किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होगा, उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। खोज अगर आपसे पूछे तो जॉन डाल्टन ने की थी। साइज अगर पूछे तो 10⁻⁻10 होता है। दूसरा, परमाणु के 3 मौलिक कणों के बारे में अगर पूछे तो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। अब हमने बारी बारी से इन तीनों गुणों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा एक चीज और देखिए, एक परमाणु के अंदर इस तरीके से क्या होता है कि अलग अलग कक्षाएं होती है, ठीक है। और इसका ये जो सेंटर वाला भाग होता है, और यहां इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस तरीके से गति करते हैं। अब एक चीज देखिए कि सबसे पहली चीज तो आपको यहां से ध्यान में रखोगे, देखो कि यहां से एक चीज और देखो। देखो अभी 3 कण आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा। उसके बाद देखिए कि एक परमाणु का एक सेंटर का पार्ट भी होता है, जो रदरफोर्ड ने बताया था। इस सेंटर के पार्ट को बोलते हैं नाभिक। इसका मतलब अपने को यहाँ 5 चीजों के बारे में डिस्कशन करना है। परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और नाभिक, इन पांचों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पांचों के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले चीज आप लोग देखिए, मैं एक टेबल बना रहा हूं, उस टेबल से आप लोग सारा काम करने वाले। देखिए देखो, एक तो अपने बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, एक अपने बात करेंगे प्रोटॉन के बारे में, एक होगा न्यूट्रॉन, एक होगा अपने पास नाभिक, और एक अपने पास होगा परमाणु, ठीक है। सबसे पहले अपने बात करेंगे इनके खोजकर्ता। देखो प्रोटॉन की खोज, एक फार्मूला आपको तरीका बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इत, पग और नाच, ठीक है। अब देखो, इत से याद रखना है कि ई से याद रखोगे इलेक्ट्रॉन, थे से याद रखोगे जे थॉमसन, और पै से याद रखेंगे प्रोटॉन, और गैस से याद रखेंगे गोल्डस्टीन, ले से याद रखेंगे न्यूट्रॉन, चे से याद रखेंगे चैडविक। तो यहां से देखिए कि सबसे पहले इसकी जो खोजकर्ता अगर आपसे पूछ ले तो यहां आपको बताना है कि इसके जो खोजकर्ता थे वो थे जे थॉमसन। अगर प्रोटॉन का अगर पूछे तो गैस से याद रखेंगे गोल्डस्टीन। इसके अलावा न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो चैडविक होंगे, जेम्स चैडविक होगा। नाभिक की अगर बात करें तो इसका होगा रदरफोर्ड, और परमाणु की अगर मैं बात करूं तो होगा डाल्टन। तो यहां से अपने को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की किसने की थी, इथ, पग, नाच से 3 चीजें याद रहेगी। और नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, एक अल्फा कण प्रयोग किया था उसने। और परमाणु जो सिद्धांत दिया था वो दिया था जॉन डाल्टन ने। दूसरा इसके ऊपर आएगा आवेश। देखो इलेक्ट्रॉन जो होगा इस पर आवेश आपको पता है कितना होगा, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होगा, लेकिन ये होगा माइनस का। प्रोटॉन पर इतना ही आवेश होगा तो प्लस का आएगा ये। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये पूरा आएगा -19।
और नाभिक, एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो आपका नाभिक जो था, इस नाभिक के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है अपना प्रोटॉन और एक होगा न्यूट्रॉन। अब ध्यान में रखेंगे कि प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वो 1.602 इंटू 10⁻19 होगा, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाभिक जो होगा उस पर आवेश किसके बराबर होगा, तो वो किसके बराबर होगा, वो प्रोटॉन के बराबर होगा। अब यहां से देखिए कि एक नाभिक के अंदर दो चीजें थी, तो यहां से एक सवाल बनेगा कि नाभिक जो होगा उसमें क्या चीज शामिल होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होगा। दूसरी बात ध्यान में रखना कि इस नाभिक के अंदर जो आवेश होगा वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर होगा, मतलब इस पर जो आवेश होगा वो भी कितना होगा, ये होगा। फिर तीसरी बात, जो अगला बच गया परमाणु, परमाणु पर आवेश नहीं होता, और इसके बारे में अपने बात करेंगे आगे परमाणु संरचना का जो नियम होगा उसके अंदर। उसके बाद में देखिए इसका आएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान बोल दो चाहे वेट बोल दो, हालांकि द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग होता है। तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होगा। न्यूट्रॉन पर जो होगा वो सॉरी प्रोटॉन पर जो होगा वो इतना होगा, -27 आएगा। न्यूट्रॉन पर जो होगा इतना सेम ही होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ 5 आएगा, इंटू 10⁻27 होगा। अब एक चीज देखिए कि जो नाभिक होगा इस पर इसका भार कितना होगा। एक देखो, नाभिक में दोनों चीजें शामिल होती है, और प्रोटॉन पर मैंने आपको आवेश बता दिया, ये होगा, और इस पर जो आवेश होगा वो इतना होता है, इंटू में -27 हो रहेगा। अब एक चीज देखिए कि दोनों के अंदर जो द्रव्यमान है इसमें कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है। अगर इसका करेंगे डिवाइडेशन तो आपका जो आएगा इतना आएगा, 0.03 इतना ये भारी होता है। तो ये बोल सकते हो कि नाभिक पर जो आवे भार जो होगा नाभिक का, वो प्रोटॉन के भार का दोगुना होगा, न्यूट्रॉन के भार का दोगुना होगा। या आप ये बोल सकते हो कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार का योग होता है, तो इसको लिखेंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर तीनों ही चीजें हैं, तो परमाणु के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन तीनों के भार के बराबर होगा। उसके बाद में आ जाए इनका व्यास। देखो इलेक्ट्रॉन पर जो व्यास होगा वो 10⁻18 मीटर होगा, न्यूट्रॉन पर जो आवेश आएगा वो इतना होगा, प्रोटॉन पर भी इतना ही होगा, नाभिक का भी इतना होगा, 10⁻15 मीटर के आसपास होता है। इसका भी अगर मैं बात करूं तो इसका मैंने आपको बताया था ये होगा। अब एक चीज देखिए, यहां सबका मैंने आपको व्यास बताया, एक चीज देखोगे यहां से कि इलेक्ट्रॉन जो है इसका देखो माइनस में घात -18 है, इसकी -10 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा नाभिक है, सॉरी जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो सबसे हल्का कण होता है। और आप लोग ये इसका ये देखोगे ना, ये -31 है, इसकी पावर -31 है यहाँ पर द्रव्यमान के अंदर भी, तो इसका वेट कम होगा, क्योंकि जिसकी घात माइनस में जितनी बड़ी होगी उसका जो भार जो होगा उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में देखिए सन। सन का मतलब ये होगा कि किसकी खोज किस समय की गई थी। देखो अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1837 के अंदर हुई थी, प्रोटॉन की जो खोज हुई थी 1911 के अंदर, और जिस समय प्रोटॉन की खोज हुई थी उसी समय नाभिक की खोज हुई थी, और इसकी खोज हुई थी 1932 के अंदर। और सबसे पहले जो खोजा गया था वो परमाणु 1800 शताब्दी के अंदर, इसका कोई विशेष तारीख नहीं दे रखी। तो यहां से एक बात याद रखेंगे, एक चीज आपको कॉमनली पता चलेगी कि देखो यहां इसका सन और इसका सन सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन और नाभिक के अंदर कुछ ना कुछ संबंध होगा, तो वो मैं आपको यहां से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चीज देखिए, एक परमाणु जो होगा उसके 3 मौलिक कण होंगे, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, और परमाणु का जो सबसे सेंटर का भाग होगा उसमें नाभिक होगा। नाभिक के अंदर दो चीजें होगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और परमाणु के जो 3 मौलिक कण होंगे, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। यहां तक आपको बात समझ में आई तो आप लोग बताइए, अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। देखो डिस्कॉम से डिस्कॉम ट्रांसफर हो, ये थोड़ा सा मेरे को नहीं लगता, चांसेस कम है। लेकिन अगर आपने जोधपुर में आप ऐसा कोई देखे जहां जयपुर के आसपास हो, तो वहां पर अगर ट्रांसफर फिर भी हो सकता है। इतना जो मैंने आपको बात बताई यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा।
आवेश, द्रव्यमान, व्यास, जितना भी मैंने आपको यहाँ से बताया, ठीक है। देखो ये ध्यान में रखना, अभी एक एग्जाम हुआ था शायद, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस साल में की गई थी। तो मैंने आपको ये डाटा बता दिया कि कहाँ कहाँ आपका 1837, फिर 1911। अब मैंने एक चीज आपको हिंट दी है कि एक आपके पास प्रोटॉन है, एक आपके पास नाभिक है, इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। अब मैं आपको यहां से एक चीज बताता हूं, देखो देखो इलेक्ट्रॉन जो था, इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बारे में सबसे पहले जिसने बताया था वो था मिलिकन, यानी कि मिलिकन एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको तेल बूंद परीक्षण कहा जाता है। तो मिलिकन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखेंगे कि मिलिकन ने क्या किया, तेल बूंद परीक्षण से क्या किया, आवेश का क्या किया निर्धारण। तो ये ध्यान में रखेंगे किसने किया था ये। अब देखो मैंने एक चीज बता दी कि यहां और यहां इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है। देखो सबसे पहली चीज तो ध्यान रखना कि गोल्डस्टीन ने एक चीज बता दी कि परमाणु के अंदर एक पॉजिटिव या धनावेशित कण होता है, और उस कण का उसने नामकरण नहीं कर पाया। जो प्रोटॉन जो था उसका जो नाम रखा, जैसे मान लीजिए कि पंडित जब आप लोग बुलाते हो तो वो काम क्या करते हैं, नामकरण का काम करते हैं। तो नामकरण जो काम करेगा यहाँ पर वो करेगा कौन, वो करेगा रदरफोर्ड। इसलिए इसकी सन जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ध्यान में रखना कि इसका जो नामकरण किसने किया था, वो किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। न्यूट्रॉन पर ध्यान में रखना कि यह आवेश रहित कण होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। फिर एक चीज ध्यान में रखेंगे, नाभिक। देखो नाभिक के बारे में एक बात ध्यान रखना कि नाभिक का जो खोज किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। किस एक्सपेरिमेंट में किया था, तो अल्फा कण प्रयोग किया था। और आपको पता चल चुका है परमाणु, परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। यहां तक ये अपना पार्ट खत्म हो चुका है कि एक परमाणु जो होगा उसमें क्या चीज होती है, उसमें किसका कितना व्यास होगा। तो यहां से आपको ये चीजें पता चल चुकी होगी। अब देखो आगे बात करेंगे। मेरा आशीर्वाद तो बिल्कुल आपको मिलेगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब यहां से देखो भार का क्रम देखेंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन का जो भार होगा इसमें क्या निकालेंगे, सम। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी होता है। तो ये अपने बात करेंगे कि किस तरीके से निकालोगे आप लोग। देखो अगर आपके पास है प्रोटॉन का द्रव्यमान लिख दो, चाहे भार लिख दो, भार लिख देते हैं, और यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन का भार। प्रोटॉन का भी आपने पढ़ा तो ये होता -27, और इसकी अगर मैं बात करूं तो था 9.1 इंटू 10 की पावर -31। अब आप लोग एक काम करेंगे, ये जो संख्या थी इसको भाग देंगे, कैलकुलेटर आपके पास होगा तो भाग देके देखिए कितना आएगा, लमसम इतना आएगा। यहां आपके पास जो ये घात दिखाई दे रही है माइनस की 31 है, ऊपर जाएगी तो प्लस की होगी, 27 माइनस का 31 प्लस का तो आएगा 10 की पावर 4 प्लस का। इन दोनों को जब अपने करेंगे तो आएगा 1837। ये प्रोटॉन का भार आप लोग यहीं छोड़ देंगे, ये इलेक्ट्रॉन का भार है, इसको इधर लेके जाएंगे तो यहां बनेगा इलेक्ट्रॉन का भार। तो अगर आप लोग वास्तविक देखें तो आपको जो भार दिखाई दे रहा है प्रोटॉन का वो लगभग इलेक्ट्रॉन के भार का कितना है, 1837 गुणा भारी है। लेकिन एग्जाम के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि ये कितना माना जाता है, 1840। तो यहां तक बात समझ में आ चुकी होगी कि 1840 जो होगा ये किस तरीके से है। अब आप लोग किसी का भी निकाल सकते हो, नाभिक का बता सकते हो कि नाभिक प्रोटॉन से कितना गुना भारी होगा, इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होगा, ठीक है। तो यहाँ सब कुछ बता सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ,
प्रोटॉन का जो भार होगा 1840 इंटू क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी तरीके से न्यूट्रॉन का जब भार आप लोग निकालेंगे तो ये भी 1840 इंटू इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं नाभिक का जो भार होगा वो आ जाएगा, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों करेंगे तो इसको डबल कर देंगे तो 3680 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नाभिक का जो भार होगा वो डबल होता है किसके, प्रोटॉन के भार का। डबल किसका होगा, न्यूट्रॉन के भार का। इसके अलावा ध्यान रखना कि प्रोटॉन का भार जो होगा वो न्यूट्रॉन के भार का क्या होगा, लगभग बराबर होगा। तो ये बातें आपको यहां से दिमाग में आ चुकी होगी कि इस तरीके से ये चीजें आई। आप लोग यार साथ साथ कमेंट करते रहा करो ताकि पता चले कि कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब अगले बात करेंगे कि परमाणु संरचना का नियम। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होती है यानी कि कोई भी जो परमाणु है उसकी संरचना किस तरीके से होगी, उसके कुछ नियम है, तो उसी नियमों के बारे में बात करेंगे। पहला नियम देखो, अभी मैंने एक बात बताई कि परमाणु जो है वो विद्युत रूप से उदासीन है। देखो यहां मैंने लिखा उदासीन परमाणु। तो अब अपने बात करेंगे कि परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है, इसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखिए इसके पीछे कारण क्या होगा। देखो तो परमाणु क्या होगा, उदासीन। तो इसके पीछे कारण है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं पहली चीज तो, और दोनों का आवेश एक दूसरे के एंटी होता है। दोनों का आवेश एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत। देखो अगर आपने यहां जो आवेश लिया है माइनस का इलेक्ट्रॉन पर, तो प्रोटॉन पर जो आपने लिया है वो प्लस का लिया। और मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपए थे और आपके पास 10 रुपए वापस ले लिए, यानी कि पहले आपको दिए फिर वापस ले लिए, यानी कि पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया। इसका मतलब आपके पास जो होगा वो कितना होगा, 0, यानी कि उदासीन हो जाएंगे आप लोग। तो परमाणु उदासीन होता है, पहली चीज समझ में आ चुकी है कि कारण अगर पूछे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, ये इसका मेन कारण है। और दूसरा दोनों पर आवेश एक दूसरे का एंटी होगा। पिक्चर क्लियर है यार, थोड़ा सा पिक्सल चेंज करो आप। दूसरी चीज देखिए कि परमाणु काम क्या करते हैं कि परमाणु जो होगा उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दीर्घ वर्ताकार क्या होगी, कक्षा में क्या लगाते हैं, चक्कर। अब इस लाइन को समझेंगे अपने। देखो ये जो मैंने आपको यहां कक्षाएं दिखाई है, यहां पर जो इस नाभिक के चारों ओर आपने देख रहे हो, अगर मैं बात करूं तो ये वास्तव में जो इस तरीके की इसकी शेप नहीं होती, इसकी शेप जो होती है उस तरीके से होती है। दीर्घवृत्त जो होता है इस तरीके से होता है। अगर आपने ड्राइंग पढ़ा होगा तो उसके अंदर देखा होगा कि कोई भी जो दीर्घवृत्त होता है इस तरीके से होगा, एक इसकी लघु अक्ष होती है और इसकी दीर्घ अक्ष होती है। जैसे अंडा आपने देखा होगा उस तरीके से। इसका मतलब ये होगा कि जैसे गोल नहीं ये चक्कर लगाएगा, इस तरीके से लगाता है। ठीक है, पिक्चर तो यार साफ है, थोड़ा सा पिक्सल चेंज कर लीजिए। ठीक है, तीसरी फिर देखिए इन कक्षाओं को अपने क्या लिखेंगे, कक्षाओं को जो नाम देंगे वो देंगे के, एल, एम और एन। अब यहां ध्यान में रखना कि पहली कक्षा का नाम होगा के, दूसरी का एल, तीसरी का एम, चौथी का एन होगा, यानी कि के, एल, एम, एन, इस तरीके से इनकी कक्षाएं चलेगी। ठीक है,
360 पर अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल, चलो बढ़िया। तो कक्षाओं के जो नामकरण करेंगे वो के, एल, एम एन इस तरीके से करेंगे। अब बात आती है कि के में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एल में कितने होंगे, एम में कितने होंगे, इसके अंदर होंगे, पहली चीज। दूसरी बात ध्यान में रखना कि कक्षाएं जो होती है फिर उप कक्षा में डिवाइड होती है। जैसे मान लीजिए कि 10th क्लास है और इसके अंदर 100 बच्चे हैं। एक बच्चे में बच्चों को बिठाना पॉसिबल नहीं है, तो इसके सेक्शन बना दिए ए और इसके बना दिए बी। इसमें 50 बच्चे और इसमें भी कितने, 50 है। या पहली कक्षा के अंदर मान लेते हैं 60 बच्चे और दूसरी कक्षा में कितने, 40। इसका मतलब ये हुआ कि जो कक्षाएं होती है फिर वो उप कक्षाओं में डिवाइड होती है। तो अब अपने ये भी देखेंगे कि इस के कक्षा में कौन सी उप कक्षा होगी, एल में कौन सी होगी, एम में कौन सी होगी। तो यहां देखिए मैं लिख रहा हूं कक्षा, इलेक्ट्रॉन, उप कक्षा और इलेक्ट्रॉन। देखो इसके अंदर जो फार्मूला यहां यूज करते हैं वो 2n का स्क्वायर यूज करेंगे। तो पहली कक्षा आपको जो यहां देखोगे वो कितनी, क्या है, के, दूसरी एल, फिर एम, फिर क्या आएगी, एन। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2n का स्क्वायर का यूज करेंगे। तो n की वैल्यू के लिए लेंगे 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इस तरीके से लेंगे। तो 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 8। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। अब यहां से देखिए इतनी बातें समझ में आएगी। अब ध्यान में रखना इसके अंदर एक उप कक्षा होती है एस, इसके अंदर एस और पी 2 होगी, इसमें एस, पी और डी होगी, और इसके अंदर आएगा एस, पी, डी और एफ। अब यहां से ये सारा कंसेप्ट समझ आएगा। पहली जो उप कक्षा होगी इसको लिखेंगे एस, दूसरी को लिखेंगे पी, तीसरी को लिखेंगे डी, चौथी को लिखेंगे एफ। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 2, 2 में 4 जोड़ोगे तो 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, और 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18। अब मैं सारा कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। देखो के, एल, एम और एन, 2, 8, 18 और 32। इसके अंदर कक्षा 1 एस, पी, एस, पी, डी, एस, पी, डी और एफ। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि इस एक्स कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो 2 भरेंगे, और के अंदर एक ही कक्षा होती है जिसका नाम है एस, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे कितने, 2। 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 के 2 इसमें आ गए। फिर ध्यान में रखेंगे, देखो कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, इसके अंदर भरेंगे अपने कितने, 6। गलत लिख दिया यहाँ पर, 4, 6 आएगा, यहाँ आएगा 10 और यहाँ आएगा 14। ठीक है। अब देखो इसके अंदर 8 है, तो देखो 2 ये रहे, 6 ये रहे, और यहाँ कितने हो गए, टोटल 8। फिर देखो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो भरेंगे 2, फिर भरेंगे 6, और फिर भरेंगे इसके अंदर 10। 10 और 6 16, 16 और 6 16 और 2 18, यानी कि टोटल कितने हो गए, 18। फिर इसके अंदर देखिए 2, 6, 10 और 14। 14, 10, 24, 24, 6, 30, 30 और 6, 30 और 2 32। इस तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हरियाणा के अंदर पूछे गए थे 2 सवाल, जो 14 मार्च, शायद 15 मार्च, पता नहीं 14, जो सेकंड शिफ्ट के अंदर जो पेपर लीक हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। एक तो ये पूछा गया था कि एम, पता नहीं एन था, कि उसमें कितनी उपकक्षाएं होती है। अगर आपसे उपकक्षा अगर पूछे तो 1, 2, 3 और 4 होगी। फिर अगर आपसे पूछे कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में कितने होंगे, डी में, तो आप लोग हर चीज का आप लोग बता सकते हो कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये बातें आपको यहां से क्या करना, ध्यान में रखना है। इतने बात समझ में आ चुका होगा। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये, तो दूसरा जो नियम जो होगा इसके अंदर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन दीर्घ वर्ताकार, अगर आपसे पूछे कि किस प्रकार की कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे तो दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। फिर ध्यान में रखना कि इन कक्षाओं में फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो फार्मूला जो यूज करेंगे वो यहां यूज करेंगे 2n का स्क्वायर। फिर अगर आपसे पूछे कि के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 होंगे। पहली कक्षा कौन सी का नामकरण कैसे करेंगे, दूसरी तीसरी सबका नामकरण कैसे करेंगे, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे और किसमें कितनी कक्षा होगी।
हरियाणा एएलएम के अंदर मान्य है, लेकिन जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आपको दिया होना चाहिए, वो क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल हो। उसके बाद में देखिए एक इसके अंदर जो नियम हो ये है कि अंतिम कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 8। 8। अब यहां से ध्यान में रखना, ये कंसेप्ट काफी काम करेगा। अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो वो कोचालक होगा, अगर आधे है तो आधा चालक होगा, अगर बचे अगर कुछ चीज आती है तो वो चालक होगा। देखो, तो अंतिम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने क्या बोलेंगे, श्योजी इलेक्ट्रॉन। तो श्योजी इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या बनेगी कि अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे श्योजी इलेक्ट्रॉन। अब यहां से देखो, एक अपने पास होगा चालक। चालक जैसे मान लेते हैं कि पहला ले लेता हूं मैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 13, और दूसरा अपने ले लेते हैं यहां पर क्या, कॉपर। कॉपर आपको पता होगा 29 नंबर पर आता है। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। एल्यूमिनियम 8 और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3। पहली कक्षा में आएगा 2, 8 और 3, ठीक है। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 3। कॉपर 29 पर आएगा, पहली, दूसरी, तीसरी हो रही। देखो 2, 8, 18 यही है वो, 2, 8, 18 ये इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। अब यहां से देखिए कि जो कॉपर जो होगा उसका परमाणु क्रमांक 29 है, तो पहली कक्षा में 2 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, टोटल 29 हो चुके हैं। अब एक चीज देखो यहाँ पर कि चालक जो होगा उसकी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस तरीके से होंगे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। फिर बात आती है अपने पास अर्धचालक की। अर्धचालक देखो, इसका 8 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 4। कार्बन ले लेते हैं पहला, दूसरा सिलिकॉन, और तीसरा ले लेते हैं जर्मेनियम, ठीक है। कार्बन कितने नंबर पर आएगा, 6। सिलिकॉन आएगा 14 पर, यह आएगा 32 पर। इसमें इलेक्ट्रॉन भरो। अब पहली कक्षा में भरेंगे कितने, 2। दूसरी में भरेंगे 4। पहली कक्षा में भरेंगे 2, दूसरी में भरेंगे 8 और तीसरी में 4। देखो गिनते रहना, इसको 14 पूरा हो रहा है ये। देखो अर्धचालक जो होगा, इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा कि उसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां से आप लोग बताओगे कि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉपर का परमाणु क्रमांक है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में कितने होंगे। कक्षाओं की संख्या पूछी जा सकती है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो यहां तक बात समझ में आ चुकी होगी, यहां तक दिमाग में सेट एकदम। एक चीज और मैं बता देता हूं, इसके बाद में देखिए एक बच गया अपना कुचालक। देखो कुचालक जो होगा उसकी अंतिम कक्षा में 8 होता है। देखो जितने भी जो गैसें है, जैसे मान लेते हैं एक तो अपने पास होता है नियोन गैस, एक अपने पास होती है आर्गन, ठीक है। जिनोन, रेडोन इनको देख लेना। नियोन 10 नंबर पर आता है, आर्गन 18 नंबर पर आएगा। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, दूसरी में 8 होंगे। पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में भी कितने होंगे, 8। और ये आपने पढ़ा होगा कि निष्क्रिय गैस से होती है, नोबल गैस से होती है, उत्कृष्ट गैस से होती है। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 पूरी पूरी भरी है, न तो इलेक्ट्रॉन लेगा न देगा। अगर मान लो आपका बटुआ है, आपको 1000 रुपए की जरूरत है, तो अगर आपके पास जेब में 1000 रुपए, तो न तो किसी को देने का प्रयास करेंगे, नहीं लेने का प्रयास करेंगे। तो यहां तक बात दिमाग में क्लियर हुई। तो ये अपने पास 4 नियम है। देखो पहला नियम ये बोलेगा कि परमाणु उदासीन होता है, तो इसका कारण अगर आपसे पूछे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इस वजह से ये क्या हो गया, उदासीन होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन के चारों, नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं, तो वो कक्षाएं कौन सी होगी, तो वो दीर्घ वर्ताकार कक्षाएं होगी। नामकरण अगर आपसे पूछ ले तो KLMN से होगा। उपकक्षाओं का नामकरण अगर आपसे पूछे तो SPDF होगा। के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 18 होंगे, फिर 32 होंगे। उपकक्षा पहले S होगी, फिर SP होगी, फिर SPD होगी, फिर SPDF होगी। फिर इलेक्ट्रॉन अगर पूछ ले तो पहले इसमें 2 होंगे, फिर 6 होंगे, फिर 18 और 10 होंगे, फिर कितने होंगे, 14 होंगे। तो यहां तक दिमाग में बात सेट हुई, यहां तक कोई डाउट।
एक चीज ध्यान में रखना कि अगर आपका कोई भी मन में सवाल है तो वो यहाँ क्लियर होना बहुत जरूरी है। जिसको भी समझ में आ रहा है थम्स अप करते रहिए, लाइक करते रहिए। अब आगे देखिए, अब मैं एक चीज बताता हूँ। देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अणु। देखो, अणु जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक चीज ध्यान में रखेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिया यहाँ पर H2O। H2O के अंदर ध्यान में रखना, दो तो अणु किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और एक अणु किसका होता है, ऑक्सीजन का। तो इसका मतलब ध्यान में रखना कि पानी जो होगा वो एक अणु है, और इस अणु के अंदर दो परमाणु के, हाइड्रोजन के, और एक परमाणु किसका, ऑक्सीजन का है। और ये इसका अणु सूत्र है। इस सूत्र का जो नाम होगा वो अणु सूत्र होगा। और इसका अगर आप लोग अणु भार निकालना चाहते हो तो अणु भार भी निकाल सकते हो। इसके दो है, एक अणु का जो परमाणु का भार होता है वो 1 AMU होता है, और ऑक्सीजन का एक का कितना होता है, 16। तो दो को एक से गुणा करेंगे तो दो और 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 AMU। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब देखो, एक चीज आपको पता चल गई कि अणु जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। तो अपने पास देखो अभी 6 चीजें आ चुकी है। 6 चीजें का मतलब देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया, और आपके पास परमाणु आ गया और एक आ गया अणु। तो सबसे भारी देखो, भारी क्या होगा, अणु होगा। अणु क्यों भारी होगा, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु, इसलिए भारी होगा। इसका मतलब ये दिल्ली मेट्रो 2016 में आया था कि इनमें से कौन सा कण सबसे भारी होगा, तो सबसे भारी होगा अणु। अणु के बाद में देखो, अणु किससे मिलना है, परमाणु से, तो परमाणु हो जाएगा। अब जैसे आप लोग परमाणु में है तो आपके पास 3 तो परमाणु के मौलिक कण आएंगे, और चौथा जो चीज आएगा वो आएगा आपका नाभिक। तो इन तीनों के अंदर, चारों के अंदर सबसे भारी कौन सा होगा, फिर आएगा नाभिक। नाभिक के बाद में जो आएगा वो आएगा आपका न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के बाद में जो आएगा वो आएगा प्रोटॉन, और प्रोटॉन के बाद में जो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब देखो, अगर बोले कि परमाणु का सबसे भारी कण कौन सा होगा, और परमाणु का सबसे हल्का कण। देखो, परमाणु का सबसे भारी कण, देखो परमाणु का भारी कण पूछा तो परमाणु के 3 ही कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहां ध्यान में रखना कि कौन सी चीज आएगी, न्यूट्रॉन। और हल्का कण अगर आपसे पूछ रहा है तो कौन सी चीज आएगी, इलेक्ट्रॉन। तो ये दो चीजें आपको यहां से दिमाग में रखनी है। देखो, वैकेंसी के बारे में आपको मैं कल बता दूंगा। अभी आईटी की 3 भर्तियों की संभावना पूरी पूरी बन रही है। एक तो जलदाय के अंदर, एक आपका उत्पादन के अंदर, और तीसरा बच गया अपना कौन सा, रोडवेज के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा जिन्होंने हिमाचल का से हरियाणा का सीईटी दे रखा है तो आप लोगों के लिए एक भर्ती और आ सकती है, एएलएम की आ सकती है, नोटिफिकेशन आ चुका है। उसमें 4 भर्तियां हैं, एएलएम की, एसए की, इलेक्ट्रीशियन की, और डब्ल्यूपीओ की। वो 4 भर्तियां। इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश के अंदर बिजली बोर्ड के अंदर भर्ती जेई की तो आ चुकी है, लेकिन आईटी वालों की जल्द आ सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर इस साल चुनाव है, तो यहाँ थोड़ा सा भर्तियों की संभावना ज्यादा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखेंगे कि परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा होगा और सबसे भारी कण कौन सा होगा। अगर आपसे पूछ ले कि परमाणु का धनावेशित कण है, चलो मैं सारे ही बता देता हूं। और एक आएगा अपने पास उदासीन। देखो, धनावेशित कण की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन होता है, और एक अपने पास होता है नाभिक। ठीक है, और दूसरा अगर ऋणावेशित की अगर बात करें तो ऋणावेशित आपको एक ही चीज पता है, इलेक्ट्रॉन होती है। इसके अलावा उदासीन अगर आपसे पूछ ले तो एक तो परमाणु उदासीन होता है,
और एक आपके पास में ध्यान में रखोगे कौन सी चीज उदासीन होती है, न्यूट्रॉन। तो धनावेशित कण कौन सा होगा, ऋणावेशित कौन सा होगा और उदासीन कौन सा होगा, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। स्किल टेस्ट तो देखो मैं आपको बता दूंगा किन किन का स्किल टेस्ट है। और स्किल टेस्ट में आपको 3-4 चीजें मैं बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल के तौर पर। अगर आपको एक तो वायरिंग के जितने भी आपके बन रहे हैं वो कर लेना। एक मशीन, देखो मशीन के आप लोग जब तक कोई कॉलेज की लैब में नहीं जाओगे तब तक नहीं होगा, लेकिन वायरिंग वाले आप लोग डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। अब एक चीज और आती है अपने पास, आयन। देखो आयन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको आयनाइजेशन यानी कि आयनीकरण बोलेंगे। अब आयन देखो, अब एक चीज मैं बताता हूं, देखो आयन देखो, ये अपने पास सोडियम है और ये अपने पास सोडियम है और ये अपने पास क्लोरीन है। अगर आपको पता होगा कि जो सोडियम जो है वो कितने नंबर पर आता है, सोडियम जो होता है वो 11 नंबर पर आता है और क्लोरीन 17 नंबर पर आती है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने, 11, और प्रोटॉन भी कितने, 11 है। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन भी कितने, 17 और प्रोटॉन भी कितने, 17 है। इसने काम क्या किया, ये बन गया आयन। अब ये बनेगा सोडियम आयन बन गया और ये क्लोरीन आयन बन गया। सोडियम आयन के अंदर अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और देखो प्रोटॉन की संख्या अभी भी 11 है इसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, कितने आ गए, 10। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन के अंदर देखो माइनस का चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और इलेक्ट्रॉन को लेने पर इसने इलेक्ट्रॉन का एक आवेश ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 18, और प्रोटॉन की संख्या अभी भी कितनी पड़ी है, 17। अब आप लोग यहां से दो बातें सीखोगे। देखो दो क्या तीन बातें सीखेंगे। बिल्कुल प्रणाम स्वीकार आप सभी का। अदर स्टेट वाले अलग में देखो। अब देखो पहली चीज देखो, परमाणु ये आयन बन चुका है, अब इसको आयन बोलेंगे। और एक चीज ध्यान में रखना, यहां मैंने कुछ लिखा नहीं है कि धनावेशित है ऋणावेशित। आयन धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है। अब यहां से एक सवाल बताता हूं जो दिल्ली मेट्रो 2016 में आया था और एसएससी जेई में भी आया था। सवाल क्या है कि परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या बनेगा, या आवेशित परमाणु क्या कहलाता है। इसके ऊपर आवेश है, इसके ऊपर भी आवेश है, इसको आप लोग आयन बोलोगे। आवेशित परमाणु क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। तो आयन की परिभाषा क्या बनती है, आवेशित परमाणु, कि परमाणु जो होगा उस पर क्या आ गया, आवेश। अब यहां से दो चीजें सीखोगे, देखो कि एक धनायन बन रहा है, एक ऋणायन बन रहा है। कि धनायन के अंदर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए, और इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो यहां इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग। और यहां इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण। यही हुआ। जब इलेक्ट्रॉन का वो त्याग करेगा तो सोच के देखो कि उसने जो इलेक्ट्रॉन का त्याग है उस पर आवेश कौन सा था, माइनस। और प्लस और माइनस दोनों आवेश एक दूसरे का विरोध करेंगे, खत्म करेंगे एक दूसरे को। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस का था, प्रोटॉन पर प्लस का था। 10 में से 11 में से 10 जाएगा तो एक बचेगा, और एक किसका बचेगा, प्लस का। यहां लिख दिया मैंने प्लस। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस पर आवेश किस आएगा, माइनस। यहाँ 18, ये 17, 17, 18 में से 17 जाएगा तो एक बचेगा, एक, यानी कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा, माइनस। तो यहां से देखो पहली बात ये बनेगी कि आवेशित परमाणु आयन कहलाता है, पहली चीज। दूसरा, किसी भी कोई भी जो परमाणु होगा उस पर आवेश का निर्धारण किस हिसाब से करेंगे। देखो यहां प्रोटॉन 11 थे, यहां भी 11 है, यहां 17 थे, यहां भी 17 है। तो प्रोटॉन से तो निर्धारित नहीं होगा, किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगला टॉपिक आवेश होगा, उसके अंदर ये बात आएगी कि आवेश का जो निर्धारण होगा वो प्रोटॉन किससे करेंगे, इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया जाता है। दूसरी चीज। तीसरी चीज देखो क्या होगा कि परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उस पर आवेश कौन सा आएगा, धनावेश, या वो धनायन बनेगा। और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा, ऋणावेश। इसका मतलब एक परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो उस पर क्या आएगा, आवेश आएगा।
तो यहां से देखो क्या आएगा, एएलपी की फीस देखो इलेक्ट्रिकल की ओनली 2100 रुपए, जो 2 किस्तों में आप लोग दे सकते हो। मैं लास्ट में सारा बता के जाऊंगा। देखो पहली चीज तो ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रॉन आवेशित परमाणु क्या कहलाता है, आयन है। आवेशित परमाणु क्या कहलाते हैं, आयन, पहली चीज। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, आवेश का जो निर्धारण होगा वो किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रॉन द्वारा। फिर ध्यान में रखना परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर तो क्या बनेगा, धनायन। या यहां मैं बताता हूं धनायन के अंदर क्या होगा। धनायन के अंदर दो बातें याद रखेंगे, एक तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, और दूसरा धनायन के अंदर प्रोटॉन क्या होंगे, ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम। इसी तरीके से अगर मैं ऋणायन की बात करूं तो ऋणायन के अंदर देखो क्या चीज आएगी, इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, ऋणायन क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर। फिर ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा, और प्रोटॉन क्या होंगे, ठीक है। तो यहां ध्यान में रखना कि यहां से आपको 2 से 3 बातों का पता लग रहा है। दूसरी बात एक चीज ये भी लगेगा, देखो परमाणु जो होगा उसमें एक चीज स्थायी नहीं है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि परमाणु का सबसे स्थायी कण अगर आपसे पूछ ले तो स्थायी कण होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे जो नाभिक के अंदर रहते हैं। लेकिन अस्थायी कण का मतलब ये हुआ कि जो कभी भी त्यागा जा सकता है, जिसको ग्रहण किया जा सकता है, तो वो कौन सा होता है, अपना इलेक्ट्रॉन। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। परमाणु के अंदर ध्यान में रखेंगे, एक तो होगा स्थायी कण और एक होगा अस्थायी। अस्थायी कण की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होंगे, और अस्थायी कण की अगर मैं बात करूं तो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन। और कारण अगर आपसे पूछ ले तो इलेक्ट्रॉन त्यागा भी जा सकता है और ग्रहण भी किया जा सकता है। देखो एक टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज के अंदर काफी नए क्वेश्चन है। अभी उसका नाम हरियाणा HSSC ALM के नाम से 120 रुपए की 60 टेस्ट उसके अंदर है, और काफी शानदार टेस्ट उसके अंदर देखने को मिलेंगे आप लोगों को। क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको यहां तक समझ में आई। ALP की वैकेंसी देखो थोड़ा सा लग रहा है मई के तक आने का चांसेस है ज्यादा, उससे पहले थोड़ा सा आइडिया मेरे को नहीं लग रहा कि आएगी। मई के बाद कभी भी आ सकती है। तो यहां तक बात क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों की। तो आयन क्या होगा कि जब परमाणु आवेशित होगा तो उसको आयन बोलेंगे। आयन दो प्रकार का होगा, एक धनायन होगा, एक ऋणायन होगा। धनायन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर बनेगा, प्रोटॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ऋणायन की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर बनेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, यहां से 3 बातें समझ में आएगी कि परमाणु जो होता है उसका स्थायी कण अगर आपसे पूछ ले तो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होगा। अस्थायी अगर आपसे पूछ ले तो इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद में एक चीज और पता चल रहा है कि परमाणु जो होता है उस पर आवेश का जो निर्धारण होगा वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, और फिर ध्यान में रखेंगे कि परमाणु जो होता है उस पर जब आवेश आएगा तो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। कमल चौधरी की आ चुकी है, तेरे को तो बगरू मिलेगा, तेरे को तो बिल्कुल आनी चाहिए। देखो IIT वाली बच्चों के लिए 3 बुक अभी तक है। एक तो देखो सुदर्शन चक्र के नाम से, और इस बुक के अंदर अगर मैं बात करूं तो इस बुक के अंदर आपका थ्योरी और MCQ दोनों है। थ्योरी काफी शानदार है, ये आप लोग जो बच्चे ने ले रखी है उसे देख सकते हो। एक बुक का नाम है त्रिशूल, जिसके अंदर आपका न्यूमेरिकल है, और तीसरी अभी जो हमने लॉन्च की है इसका नाम है बिजली। बिजली तो जब आप लोग देखोगे तो वास्तव में से लगेगा कि कुछ है। तो इसके अंदर क्या है, ये वनडे रिवीजन बुक है।
एक तरीके की पॉकेट बुक है, इसको आप लोग अपनी पॉकेट में भी रख सकते हो। इस तरीके का इसका साइज है, शानदार कंटेंट है। जब आप लोग परीक्षा देने जाओगे तो ये बुक आपके पास होगी, तो आप लोग एक बार में सारा का सारा डाटा रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने आईडी पास कर रखी है तो पहले आप लोग इसको पढ़िए, और ये तो आपको एग्जाम के टाइम में काम आएगी। ठीक है, उससे पहले भी इसको यूज इस तरीके से कर सकते हो। न्यूमेरिकल अगर करना है तो आप लोग ये कर सकते हो। ठीक है, क्लास देखो अभी तो अभी टेक्निकल हेल्पर में 35 बच्चों का है, थोड़ा सा सिलेक्शन हुआ है, और डीआरडीओ में भी 8-9 बच्चों का आया है जिनको ने अभी स्किल टेस्ट को क्वालिफाई किया है और करना है बाकी है। तो यहां तक देखो, अब मैं दो चीजें बताता हूं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन देखो, एक तो होगा आपके पास फ्यूजी इलेक्ट्रॉन, और एक अपने पास होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त को फ्री भी बोल सकते हो। देखो दो चीजें ध्यान में रखेंगे कि आपके पास जो फ्यूजी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको आप लोग क्या बोलेंगे, फ्यूजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और जो धारा का प्रवाह करते हैं उसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, जो क्या करते हैं, धारा का क्या करते हैं, प्रवाह। ये ध्यान में रखेंगे। इसका जो प्राइस है 390 है, इसका प्राइस है आपका 250, और इसका प्राइस है 160। सारी अगर इकट्ठी लेंगे तो 50 रुपए कम लगेंगे आपके। ठीक है, लेकिन कंटेंट जरूर देखना, कंटेंट आपको अच्छा लगेगा, पूरा विश्वास है। तो यहां देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं परमाणु संरचना के अंदर। ये पार्ट अपने काम का नहीं है तो इसको छोड़ देना। फिर मैं एक बार में आपको रिवीजन करवाता हूं। देखो परमाणु जो है इसके 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, खोजकर्ता का अगर नाम याद रखना तो इत्पक से याद रखेंगे। सन अगर याद रखना है तो परमाणु सबसे पहले खोजा गया था 1800 के अंदर। फिर 1837 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। फिर 1911 के अंदर, 1837 के बाद 1911 के अंदर जो खोज हुई थी प्रोटॉन और नाभिक के बारे में पता चला। फिर 1911 के बाद में 1932 के अंदर न्यूट्रॉन के बारे में पता चला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो, प्रोटॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन से लगभग 1840 गुना भारी होगा। तो यहां से आपको जितने भी किसकी के भी बारे में आप भार के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर मैंने परमाणु संरचना के नियम बताए थे कि परमाणु उदासीन होगा। कारण अगर आपसे पूछे तो ध्यान में रखना, दोनों चीजें बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते हैं, और इनका नाम KLM से दिया जाता है। अगर इन उपकक्षों की मैं अगर बात करूं तो SPDF होगा। फिर इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछे तो 2, 8, 18, 32। फार्मूला कौन सा होगा, तो 2 n का स्क्वायर होगा। n क्या चीज है, कक्षाओं की क्रम है, उसका सीरियल नंबर है कक्षा का। फिर ध्यान में रखना कि SPDF, तो इसके अंदर ध्यान में रखना कि जैसे ही आप दूसरी कक्षा में जब दूसरी उपकक्षा बनाते हैं तो उसके अंदर 4 को ऐड करते जाएंगे, तो 2, 6, 10 और 14। फिर बात आती है कि के में कौन सी उपकक्षा होगी, तो के में केवल एस होगी। एल एम जो जितने नंबर पर आ रहा है उसमें उतनी ही उपकक्षाएं होगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और यहां से आपको ये भी बता सकते हो, दिनेश लोढ़ा बोल रहे वनडे सीरीज बेस्ट बुक है। देखो किताबें सारी की सारी शानदार है, जब आप लोग इसको पढ़ोगे। कुछ बच्चे तो ये बोल रहे कि सर मेरे इतने एग्जाम क्रैक नहीं हुए, मैं आपको दिखाऊंगा मैसेज, तो यहाँ तो नहीं दिखा सकता कि सर मैंने इस किताब को पढ़ा। मेरा पहली बार मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि टीचर से ज्यादा एक किताब को मतलब वो मिल रही है, बधाई मिल रही है कि इस किताब ने हमको वो चीज सिखा दी
जो हमने किसी से नहीं सीखी। तो मेरे लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि जो सोच के मैंने इस किताब को बनाया था कि इस किताब से बच्चों को ऐसा कंटेंट मिलना चाहिए कि जिसने एक बार तैयारी कर रखी है तो उसके बाद उसको कोचिंग करने की आवश्यकता ना पड़े, तो वो कारगर साबित होती जा रही है अभी। तो थोड़ा-सा टाइम और लगेगा, एक दिन ऐसा आएगा जब सबके पास सुदर्शन, त्रिशूल, बिजली किताबें होंगी अपनी, और हर बच्चा बोलेगा कि इस किताबों को पढ़कर मैंने यहाँ सिलेक्शन लिया, मैंने यहाँ लिया, मैंने यहाँ लिया। किताबें बहुत कुछ सिखा के जाती है, तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे। योगेंद्र लोढ़ा बिल्कुल। अब आगे देखिए, मैंने बताया था कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 8 होगी और चालक होगा, कोचालक होगा या अर्धचालक होगा, वो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही निर्धारित करेगा। और ध्यान में रखना कि अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है, शोजी। और जब ये इलेक्ट्रॉन उस कक्षा को छोड़कर चलने का काम करेगा तो उस समय उसको क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलने का काम करेंगे। और ध्यान में रखेंगे, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, कॉपर का 29 है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, दो ये और दो ये, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये चारों काफी इंपोर्टेंट है। कक्षाओं की संख्या अगर आपसे पूछे तो 3 कक्षाएं बनेगी, इसके अंदर 4 बन रही। पहली में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में कितने होंगे, अभी ये शायद लाइनमैन के लिए शायद आया था कि इसकी दूसरी तीसरी ऐसे करके कुछ पूछा था कि इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप लोग यहां से बता सकते हो। ठीक। फिर मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि अणु जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। इसका मतलब अणु जो होगा वो सबसे भारी होगा। दिल्ली मेट्रो 2016 में सवाल पूछा गया था कि इनमें से सबसे भारी कण कौन सा है, तो आंसर था अणु। अणु से हल्का होगा परमाणु, परमाणु से हल्का होगा नाभिक, नाभिक के बाद में आएगा न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर आएगा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब परमाणु का सबसे हल्का कण अगर आपसे पूछ ले परमाणु का, तो इलेक्ट्रॉन होगा। और परमाणु का सबसे भारी कण अगर आपसे पूछ ले तो वो आपका न्यूट्रॉन होगा। धनावेशित कण कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान में रखेंगे, प्रोटॉन होगा, नाभिक होगा। ऋणावेशित देखिए, उदासीन अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी चीज है, तो परमाणु भी उदासीन होता है, न्यूट्रॉन भी उदासीन ही होता है। 'विशिष्ट पॉलिटेक्निक' जानते हैं, उनके प्रिंसिपल बढ़िया मित्र है अपने। अब ध्यान में रखना, मैंने बताया था कि आयन आयन कब बनेगा, जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा या ग्रहण करेगा। ठीक है, तो तुम्हारा जैसे मान लो नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल बॉडी जब आपका हाथ, शरीर लाल कब होगा, या तो गाल लाल होगा या हाथ लाल होगा। जब थप्पड़ मारोगे तो आपका हाथ लाल हो जाएगा, जब आप थप्पड़ खाओगे तो आपका गाल लाल हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे या ग्रहण करेंगे तो शरीर कुछ चेंजिंग होगा। तो वही चीज ये है कि परमावेशित परमाणु जो होगा, परमाणु पर आवेश कब आएगा, जब या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या त्यागेगा। यहां से 3 बातें सीखने को मिलती है। पहली चीज तो कि इलेक्ट्रॉन परमाणु पर जो आवेश होगा वो किसकी वजह से निर्धारित होगा, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से निर्धारित होगा। परमाणु का स्थायी कण कौन सा है, तो प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। अस्थायी कण अगर आपसे पूछ ले तो इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद में ध्यान में रखना कि आयन कब बनेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को या तो त्यागेगा या ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये अपना अपना पहला पार्ट था। और यहां से आपको हर पेपर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो पक्के मिलते हैं। अब यहां से देखो अलग अलग परीक्षाओं में क्या क्या सवाल पूछे गए थे। हरियाणा लाइनमैन के अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 सवाल आए थे। एक तो केएलएम इस प्रकार से कक्षा के अंदर पूछे थे, इलेक्ट्रॉन किसमें कितने होंगे। एक में उपकक्षा पूछ ली, कितनी संख्या होती है उपकक्षाओं की। ठीक है, 60 पेपर देखो, 60 पेपर वाली एक चीज मैं बता दूं कि नीचे आपको एक लिंक दिया है, उस लिंक पर तो कोर्स का आपको डिटेल मिलेगी। कोर्स का प्राइस 2100 रुपए, 2 किस्तों में आप लोग कर सकते हो। 2 किस्तों में मतलब लमसम मान के चलिए कि 1000 रुपए की 2100 की 2 किस्तें होगी। लमसम कितना बताऊं मैं आपको, 1050 के आसपास 2 किस्तें बनेंगी आपकी। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इस जब आप लोग इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। कोर्स के अंदर आपको थ्योरी की क्लासें मिलेगी फिलहाल तो ओनली, और कुछ नहीं देने वाला मैं। नोट्स जरूर मिल सकते हैं, और नोट्स के अलावा आपको किताब पढ़नी चाहिए। 3 किताबें मैं प्रेफर करूंगा, तीनों पढ़े हुए आप लोग तो काफी सहायता मिलेगी आप लोगों को। और
फिक्स डाटा किस तरीके से रटवाया जाता है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। कल का सेशन अपने इसी तरीके का लेंगे। उसके बाद में ध्यान में रखना कि अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है तो अभी एक HSSC ALM के नाम से टेस्ट सीरीज है। हालांकि देखो इलेक्ट्रिकल का कोर्स होता है या आपकी टेस्ट सीरीज होती है, वो कोई सी भी एग्जाम के अंदर आप लोग यूज कर सकते हो। बस आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज होता है, क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है। तो उसमें जो टेस्ट सीरीज के अंदर 60 टेस्ट होंगे, ठीक है, और एक टेस्ट के अंदर जो होंगे 50 क्वेश्चन होंगे। लमसम आपके पास 3000 क्वेश्चन होंगे। एक टेस्ट का प्राइस है 2 रुपए, यानी कि लमसम आपको 120 रुपए देने पड़ेंगे। तो एक टेस्ट का 2 रुपए है। अगर आप लोग डेली 2 रुपए खर्च करते हो तो आप लोग 2 महीने 2-2 रुपए खर्च कीजिए। 2 रुपए के साथ 2 रुपए के कारण आपको जो ज्ञान मिलेगा, जो नॉलेज मिलेगी, वो आपकी बूस्ट करने वाली होगी। जब आप लोग कोई भी टेस्ट देंगे, हालांकि इसके अंदर एक यूपीपीसीएल के नाम से हमने 5 टेस्ट फ्री दे रखे हैं, उसको आप लोग ज्वाइन करके देखिए। वहां से आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके का होता है। तो ये अपना डेमो देखो, 2-3 दिन अभी डेमो चलेगी और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि इस कोर्स को किस तरीके से करना है अपने को। कोर्स की टाइमिंग 5 महीने के आसपास रहेगी, 4 से 5 महीने रहेगी। अगर मैं डबल क्लास से लूंगा तो शायद 3 महीने में लग जाए, क्योंकि मेरा प्लान ये है कि मैं डबल क्लास से लूं, सुबह और शाम दोनों टाइम। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। 60 पेपर वाली किताब नहीं है, 60 पेपर वाले आपके टेस्ट है। ठीक है, और उसका प्राइस 120 रुपए है। तो टेस्ट देने बेस्ट देना है आपको। देखो, जिनकी भी किताब है वो लगाई हुई है और आपको ट्रैकिंग आईडी भी मैंने दे रखी है। कई बार क्या होता है, ऑर्डर ज्यादा होने की वजह से बीच में कोई नाम छूट जाता है, तो आप लोग डेली अपडेट रहते रहा करो कि जब आप लोग ऑनलाइन करते हो तो उसमें एक नंबर दिया होता है, उस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज किया करो कि सर हमने आज ये किताब परचेज की, हमें ट्रैकिंग आईडी दीजिए। तो मैं आपको ट्रैकिंग आईडी देता हूँ। ट्रैकिंग को ट्रैक कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता रखा है, तो वहां से आप लोग ट्रैक करके डेली अपडेट करते रहो। अगर आपकी किताब कहीं रुक जाती है, अपडेट नहीं हुई आगे की डेट को, तो आप लोग वो भी मेरे को बताया करो। सूरतगढ़ से हो, अगर आपने सीईटी का एग्जाम दे रखा तो हो जाएगा। ठीक है, तो काफी शानदार चीजें चलने वाली है और आपका एक एक डाउट क्लियर होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप लोग 3 दिनों में जो मैं 4-5 क्लासें लेने वाला हूँ, उसको अच्छे तरीके से देखिए और उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या हमको नॉलेज मिल रही है। उसके बाद आपका मन करे तो इसको परचेज करना। 2100 रुपये कम ज्यादा तो मैं नहीं करूंगा, जितना मेरे को लगा उतना मैंने कर दिया। ठीक है, और 2 किस्तों में आप लोग पेमेंट को कर सकते हो। काफी शानदार चीजें चलने वाली है आप लोगों के लिए, तो बहुत कुछ अच्छा होगा आप लोगों के लिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आपने अच्छे तरीके से एक बार कोर्स को कर लिया, ठीक है, आप लोग कहीं भी करते हो तो एक बार अच्छे तरीके से करना जरूरी होता है। उसके बाद आप लोग किताबों को भी साथ साथ पढ़ते हो तो आपको क्या नॉलेज मिलेगी, आप खुद नहीं सोचोगे, सोच सकते। तो ये अपना आज का सेशन था। सेशन के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि हमें आज ये नया सीखने को मिला। अगर आपने कुछ चीजें पहले से पढ़ रखी है तो भी ठीक है। एक तो देखो पढ़ाने का मेथड क्या है और एक आपको क्या पढ़ाया गया है, ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट मैटर करती है। एग्जाम के अंदर क्या चीज कहाँ से पूछी जाती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यही कमेंट करेंगे कि हमें क्लास कैसी लगी और दूसरा क्या कुछ नया सीखने को मिला। तीसरा, आपका कोई भी डाउट है वो जरूर शेयर करोगे। मिलेंगे नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सभी को गुड नाइट।